इस देवभूमि को नमन और वंदन करते हुए मेरी तरफ से आप सबको सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय सुरजीत जी और दोनों वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जिनकी वजह से हम सबको चेतना मिलती है, हम सबको प्रेरणा मिलती है, हम सबको एक दिशा मिलती है। दोनों हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स, मेरे पारिवारिक व्यक्ति जी पंत जी, आप सभी टीचर्स, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ी सी मेरी समय की भी बाध्यता है। मुझे एक स्कूल में और जाना है, फिर एक स्कूल में और जाना है, फिर यहाँ से फिर संभल जाना है, फिर कोई और आगे जाना है। परंतु जितना मैं सोचता हूँ और जितना कुछ समझता हूँ वो आप सब विद्वजनों के बीच में कोई ऐसा बयां करने के लिए नहीं, क्योंकि आप सब विद्वान लोग हैं, शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिकाएं भी निभा रहे हैं। और यहाँ पर तो नारी शक्ति बहुत मजबूत स्थिति में है, जिनकी वजह से एक बचपन की उस किलकारी से लेकर अंतिम सांस तक वो आशीर्वाद की चेतना मिलती रहती, चाहे खराब है, चाहे अपंग है, चाहे दिव्यांग है, चाहे मजबूत है, मां की तरफ से हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता। आप सबको भी नमन। हर बार जहां भी जाता हूं यही कहता हूं, मैं तो इस पहाड़ का हूं, 700 फीट 7000 फीट की हाइट पर मेरा गांव मूलतः निवास है। ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली। 4 डिपार्टमेंटों में धीरे धीरे काम करते हुए आगे सफर तय करने को मिला। और 2002 में जब सीबीएसई में आया तो मुझे इस सीबीएसई का ये भी पता नहीं था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या करता है, किस तरह की व्यवस्था को बनाता है और किस तरह के हमारे इस समाज को विकसित करने में कितनी भूमिका निभाता है। संज्ञान आया, धीरे धीरे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और जिम्मेदारियों के साथ 2016 में देहरादून परिक्षेत्र में काम करने को मिला। 2016 में उस समय करीब 2350 स्कूल थे और 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के थे। पहले 18 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर 3 डिस्ट्रिक्ट वापस इलाहाबाद से जुड़ गए थे, फिर 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड पूरा था। 2200 स्कूल, 2250 स्कूल को चलाने के लिए कुछ दिन मुझे सोचा, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो संकलित नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी जो मजबूत स्थिति में नहीं थी। मैं अपने वरिष्ठ जो कि आज डायरेक्टर हैं, मैं उनकी कोई बात ऐसी नहीं करूंगा, परंतु जो कि कनेक्टिविटी की कमजोरी होने की वजह से स्टाफ पे कोई थोड़ा सा अंकुश है नजर नहीं होने की वजह से कुछ चीजें फैली हुई थी। तो 1 महीना मुझे सोचने में लगा कि मैं कहां से शुरू करूं। परंतु चूंकि इस देवभूमि का और माँ बाप का और गुरुजनों का मुझे इतना आशीर्वाद मिला और इतना चेतना मुझे मेरी माँ की भी मिलती है कि मैं हार नहीं मानता हूं। चाहे मुझे कहीं बोलना पड़े, चाहे मुझे कहीं बात करनी पड़े, अपनी बात को उस हृदय की कनेक्टिविटी से रखता हूं कि अगर मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं तो आप तक कुछ तो पहुंचे, कुछ तो इस मन में जाए, कुछ तो आगे करने के लिए मिले और ऐसे ही सुनने के लिए भी। अगर मैं आज यहाँ पे आया हूं तो मैं सुरजीत सर से भी सीख के जाऊंगा, दोनों प्रिंसिपल से कुछ सीख के जाऊंगा और आपसे भी सीख के जाऊंगा। भले ही चाहे मुझे चलने का सीखने को मिले, चाहे देखने का सीखने को मिले, चाहे कुछ समझने का कुछ सीखने को मिले, तो उस लर्निंग प्रोसेस को हमेशा हमें मजबूत रखना चाहिए। बहुत कठिन समय से अभी हम गुजरे हैं। बहुत कठिन समय से भी हम गुजरे हैं। 1918 की स्थिति हमने नहीं देखी और ना उसके बारे में कभी सोचने को मिला। उससे पहले की स्थिति अभी नहीं देखी, परंतु 1918 की जो स्थिति बताते हैं, 102 साल पहले जो स्थिति थी वो हमने नहीं देखी। जब कोविड-19 की बात आई तो पहले तो कोविड ही समझ में नहीं आ रहा था, ये बवाल क्या आ गया, पर धीरे धीरे समझा।
फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता लगा। फिर थोड़ा सा देखने को मिला कि 1918 में हुआ क्या था। स्पेनिश फ्लू की वजह से 12 करोड़ लोग पूरे विश्व में और संभवतः 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मर गए। आज पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा विकास, मेडिकल साइंस सब कुछ और सब कुछ हमारे पास है। एक अदृश्य शक्ति ने, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत पीछे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, जापान जैसे उन शक्तिशाली देशों को हिला के रख दिया। हिंदुस्तान तो 135 करोड़ की आबादी वाला देश है और उस अदृश्य शक्ति ने क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा, मैं आपसे कोई विषय की बात नहीं करूंगा, परंतु मैं आपके बीच में अपनी बात जो मेरे हृदय का उद्गार है उससे जरूर आपके बीच में कहूंगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे इस समाज के विकास से है और हमारे समाज से है। क्यों उस अदृश्य शक्ति ने हम सबको मजबूर कर दिया ये पहनने के लिए, हम सबको मजबूर कर दिया लॉकडाउन, घर में लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन में रहने के लिए, घर में बंद चार दीवारी में रहने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने अपनी संतान खोई, किसी ने अपना परिवार का सदस्य खोया, किसी ने समाज के एक वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्ति को खोया। इन सब पे हमें सोचना होगा और सोचने की शक्ति भी हमें अगर थोड़ी बहुत भी अगर मिलती है कहीं से, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, अगर हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता के उन पन्नों को पढ़ना शुरू करें और उसकी संरचना को देखें और भगवान के उन चरणों का आशीर्वाद लें जो धरती पे आकर पड़े थे और हमको ज्ञान दिया था आज से कई हजार साल पहले, 5000 साल पहले, तो हमें स्वतः ही सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा और हम उस अदृश्य शक्ति की तरफ हमेशा सचेत रहने की चेतना जागृत करेंगे और हम कभी गलत नहीं कर सकते। यह हमने खुद से बोया हुआ है, जिसको हमने खुद से बोया हुआ है, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति में, कभी नहीं कहता हूं वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, वो कल्चर नहीं है, वो एक व्यवस्था है। पाश्चात्य व्यवस्था, वेस्टर्न सिस्टम बोल सकते हैं आप, हमारा एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं, मैं उसको संस्कृति नहीं बोलता क्योंकि उसने पूरा विकृत कर दिया समाज की स्थितियों को, हमारे इस देश की उस व्यवस्था को, जहां पर कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग, जहां पर कि ये उत्तराखंड का तो हिमालयी परिक्षेत्र, जो सबसे पहला वेद, ऋग्वेद ईश्वर के खुद की कलम से लिखा गया है, उसमें इस हिमालयी परिक्षेत्र को भगवान ईश्वर और मनीषियों की भूमि कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया, परंतु आज आप देखते हैं कि क्यों नैनीताल में अपराध है, क्यों बागेश्वर में अपराध है, क्यों उत्तरकाशी में अपराध है, और अभी की आप स्थिति देख लीजिए कि चमोली में क्या हुआ। 2013 को अभी बुला नहीं पाए थे, अभी कोविड सर पे है, और अभी चमोली में देख लीजिए कि पता नहीं रहा कि कितने 1000 लोग कहां चले गए, क्योंकि हमने सबने खुद से इस चीज को बनाया है। और जब हम किसी कुव्यवस्था को या किसी गलत व्यवस्था को या कदाचार को अभिसिंचित करेंगे, अनफेयर को सपोर्ट करेंगे, तो फेयर कहां से रह जाएगा, वो तो अपने आप ही छुप जाएगा, लुप्त प्राय हो जाएगा। फिर जिस दिन वो फेयर आने की बात करेगा उस दिन फिर हमें डर लगेगा कि ये क्या आ गया। यही स्थिति कोविड की भी। आज संभवतः मेरी ये तीसरी मीटिंग है जहां पर मैं फिजिकल प्रेजेंस में बात कर रहा हूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो मर्जी नीति आ जाए, जो मर्जी व्यवस्था बन जाए, आप 500 लोग यहां पर हैं जिनमें से कि 300 शिक्षक हैं, चाहे वो पीआरटी है, चाहे पीसीटी है, चाहे वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, जो मर्जी भाषा का ज्ञान रखते हो। मैंने तो आपके बीच में बोल दिया कि मैं तो एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली, पर हाँ, मेरी जो भाषा, जो मातृभाषा है, जो मेरी जन्मदात्री भूमि की भाषा है, वो हिंदी है। और उस परिवेश में मैंने काम नहीं किया, उस परिवेश में मैं कभी रहा नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहा, हिंदी परिक्षेत्र में रहा,
कोई सीखने को नहीं मिला। हो सकता है मैं अगर टीचर होता तो हो सकता है मेरे को अंग्रेजी भाषा में लिखने तक की जो मेरी चेतना है उसके अलावा पढ़ने की भी हो जाती, बोलने की भी हो जाती। क्योंकि मैं अंग्रेजी में अगर बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं पहले उसको थॉट मेरे हिंदी में क्रिएट होंगे और फिर मैं अपनी मातृभाषा में क्रिएशन के बाद उसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा और उस ट्रांसलेशन को आपके बीच में लाना पड़ेगा। तो मेरे उस संवाद के बीच में जो मेरे हृदय से निकल रहा है उसमें 3 स्टेप आ गए और उस 3 स्टेप में चढ़ते चढ़ते हो सकता है कहीं पे कोई लड़खड़ा जाऊं, कहीं पे कुछ सीधी बात न कर पाऊं, कहीं से आप तक उस कनेक्शन को ना बना पाऊं, कहीं किसी स्तर पे, किसी स्टेप पे या किसी पग पे आप तक अपनी बात न कह पाऊं। इसलिए मुझे कहीं पे कोई संशय नहीं रहता है। मैं आप सबके बीच में ये कहूँगा कि आप विद्वान हैं, सब कुछ है, सारी भाषाओं के ज्ञाता है। हमारे बीच में दोनों प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। मैं सर को कैम्ब्रिज से जानता हूँ दिल्ली में, उससे पहले देहरादून दोनों स्कूल में भी रहे। चेतन सर को भी जानता हूँ, परंतु इसके साथ साथ मैं आपकी कार्यशैली को भी बहुत भली भांति जानता हूँ। मजबूती से आपने कैम्ब्रिज को इतना बेहतरीन विद्यालय बनाया। चेतन सर जहाँ जा रहे वहाँ अपनी एक छाप छोड़ी, बहुत फैमिलियर नाम है। तो उस छाप को छोड़ने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। अगर कल खुदा ना खास्ता मेरा 5वां रिजल्ट अब 2021 का रहेगा, ट्रांसफर होना ही है, प्रमोशन भी ड्यू है, मुझे ट्रांसफर किया जाता है, मैं कहीं जाता हूँ, मैं इस हृदय और इस चेतना से आपके बीच में अगर जुड़ा हूँ कि रणवीर सिंह को याद किया जाए और रणवीर सिंह साहब थे, रणवीर सिंह साहब आजकल कहाँ होंगे, बस इतनी ही मेरी उपलब्धि है, वो मेरी बड़ी जीत है। मेरा आप सबसे ये कहना है, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, कोशिश करिए जो आपके पास वो बच्चा आ रहा है जिसको कि माँ बाप ने अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया और वो 5वें साल आपके पास छोड़ देते हैं या 3रे साल, अब तो एनईपी में 3 साल से हो गया है, वो जिस भी उम्मीद से छोड़ते हो, जिस भी नाराजगी से छोड़ते हो और जिस भी सोच से छोड़ते हो, उसको हमने क्लास 12 तक जिस दिन इस गेट से टीसी लेके जाए और अपनी मार्कशीट क्लास 12 की लेके जाए, उस दिन उस एहसास से लेके भर के भेजें कि मुझे अगली जो मैदान में दौड़ना है, मुझे अपनी रेस को बहुत बढ़िया से बनाकर रखना है, अपने शैक्षिक स्तर को ऊंचा रखना है, अपने चरित्र को ऊंचा रखना है, आचरण को ऊंचा रखना है और अपनी उस कार्यशैली को, पवित्रता को इस बात के लिए ऊंचा रखना है कि मैं इस देवभूमि से, सूखे पेड़ के नीचे कोई खड़ा नहीं होता। अगर वृक्ष में पत्तियां हैं, खूब बढ़िया वृक्ष, चाहे वो फल वाला भी नहीं है, और हम कहीं से जा रहे हैं और अचानक कोई बारिश भी आ जाए तो उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, पर अगर थोड़ी सी मंद बारिश है तो हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। गर्मी में कहीं से जा रहे हैं तो एक बार कोशिश करते हैं कि थोड़ा समय तो पेड़ के ढूंढते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। सूखे पेड़ के लिए पेड़ के नीचे खड़े होने से डर बना रहेगा। एक तो उसकी छाया नहीं है, उस वृक्ष में कोई हवा नहीं है, निर्जीव की तरह खड़ा है और वो चेतना नहीं दे सकता वो हमें, और वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं दे सकता। यही डर लगा रहा है, कुछ पता नहीं टहनी कोई दीमक ने तो नहीं खा ली होगी या टूट तो नहीं जाएगी जो मेरे को चोट पहुंचाए, क्योंकि उसकी जड़ें कमजोर हो गई। जड़ें क्यों कमजोर हुई? क्योंकि उसने अपने उस हृदय पुंज से, उस मातृभूमि से, उस जन्मदात्री भूमि से जहां पे वो बड़ा हुआ था, उससे अपनी कनेक्टिविटी नहीं रखी, अपने जड़ों को इस तरह से वहां पे बना के नहीं रखा कि जो अपनी उम्र विधाता ने उसकी तय करी है उससे पहले ही उसकी जड़ें कमजोर हो गई। उस सोच को उसने विकसित नहीं किया और उससे पहले कमजोर होने के बाद उसने अपने उस पूरे चेहरे को ही बदल दिया और सूखा हो गया। भेजिए किसी भी व्यक्ति को 7 समुद्र पार, विकास बना के, बड़ मजबूत बना के, उसको विकसित करा के भेजिए, परंतु उसके अंदर ये चेतना जरूर जागृत करिए कि तुम देवभूमि के हो, इस उत्तराखंड की उस पवित्र भूमि के हो जिसका कि जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है, मनीषियों और देवताओं की भूमि के तौर पर, और तुम उस जननी के द्वारा भगवान के उस आशीर्वाद से इस धरती पे आए हो। कभी ना भूले उसको, मातृशक्ति को, मातृभूमि को और मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान देना होगा, सर्वोपरि रखना होगा और उसको शिरोधार्य कराने की चेतना को जागृत करना होगा। उसके बाद वो इंग्लैंड में जाके इंग्लिश में बात करे, अमेरिका में जाके उनकी भाषा में बात, फ्रांस में जाकर फ्रेंच में बात करे, जर्मनी में जाकर जर्मन में बात करे, चाइना में जाकर चाइनीज में बात करे। कोई भाषा सीखे उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसकी अलग थ्योरी है।
परंतु असली बात पे यह कि अपनी मूल तत्वों को हमें छोड़ना ही नहीं होगा। उसको कौन सिखाएगा? उसको आप लोग सिखाएंगे। आप बहुत विद्वान हैं, सब कुछ है, कोशिश करिए। आपके पास कोई पेरेंट आता है, उसकी बात सुनिए, उसको दूसरे के ऊपर मत भेज दीजिए। मैं प्रिंसिपल सर से सबसे ये कहता हूं, जब हम भगवान से ये अपेक्षा करते हैं कि हम मंदिर जाएं सुबह और फटाफट प्रसाद चढ़ाएं और फूल माला चढ़ाएं, और हम चाहते हैं कि तुरंत मेरा जो 10 बजे से एग्जाम शुरू होने वाला है या शाम को मेरा आज कोई काम है या रजिस्ट्री है, मेरा काम बहुत बढ़िया से सफल हो। उस अदृश्य जो कि हमने नहीं देखा है भगवान जी को, परंतु हमारी एक आस्था है, हमारी एक सोच है कि भगवान जी हमें मदद करेंगे। हमने तुरंत फूल मालाएं प्रसाद और 51 रुपए दक्षिणा भी चढ़ा दी, अब तुरंत काम। जो आपके सामने आवा है उसको हम धुतकारते हैं। वो आपके पास फरियाद कर रहा है और आपके सामने फिजिकली खड़ा है, उसको हम अटेंड नहीं करते। तो मेरा तो केवल एक मानना है, जो पेरेंट आपके पास आए, जो माता पिता जो भी आए आपके पास, और जो बच्चा आपके पास, उसकी समस्याओं को सुनिए, उसकी उस सोच को और विकसित करिए कि जो अपने माँ बाप के पास नहीं बताना चाहता, वो बेटी या बेटा वो आपसे बता देता है। उसको और मजबूत दीजिए। कम से कम एक आसरा तो उसका ऐसा हो कि वहां पे डर नहीं है, फियर नहीं है। अगर उसके पास ये डर हो जाए कि मेरे शिक्षक भी मुझे डांटेंगे, मेरी माता जी भी डांटते हैं, मेरे पिताजी भी डांटते हैं, तो किससे बताएगा वो? फिर वो दूसरा रास्ता अपनाएगा, किसी नशे के व्यापारी के हाथों में पड़ जाएगा, किसी गलत संगति में पड़ जाएगा, गलत आदतों में पड़ जाएगा, और वहीं से फिर ये सब चीजें होती है जो घटनाएं आज आप नारी शक्ति के साथ अपमानजनक देखते हैं, बेटियों के साथ देखते हैं। हम सुरक्षित नहीं समझते अपने आप को। आप घर से आई हैं, आपको डर लगा रहता है कि मैं इसी ऑटो में किस में जाऊं, आपको डर लगा रहता है कि मैं जब तक वापस घर जाऊं मेरे को साथ कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह के समाज को विकसित करने के लिए अगर आप 500 लोग इस दो विद्यालयों के 500 टीचर्स और स्टाफ सब इस भावना को विकसित करेंगे, तो उसको मल्टीपल करते हुए जरा सोचिए, आकलन करिए कि उसमें 0 लगता चला जाएगा, कितना हो जाएगा। ऐसे ही बाकी लोग भी जो समाज में आपके संपर्क में है, उनसे भी इसी तरह से करना चाहिए। अभी 3 दिन पहले ही हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, सारे रीजनल ऑफिसर्स थे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा कोई बढ़िया बात करता हूं, मैं तो एक सीधा साधा गांव का व्यक्ति हूं और गांव के उस समाज से जुड़ा रहता हूं। आज भी घर से जुड़ा रहता हूं। मेरे एक परिवार का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, 3 भाई सर्विस में, हम 3 भाई घर पे हैं। उस सब पे रोज की खबर नहीं तो तीसरे दिन की खबर तो मिलती है। क्या कर रहे हैं, खेत में क्या किया, उस खेत में क्या किया, उस जगह पे क्या कर रहे हैं, उस पेड़ का क्या रहा, उस खलियान में क्या रहा, अदरक कितना हुआ, आलू कितना हुआ, और तुम लोग क्या कर रहे हो। और मैं अपना भी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ हूँ। मेरे घर में आज भी अभी गांव तक पता है, जो बड़ौदा में भैया उसको भी पता है कि मैं आज रुद्रपुर में हूँ, क्योंकि मैंने कल ही अपने परिवार के ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि मैं 3 दिन के लिए बाहर। हमें इतना ट्रांसपेरेंट अपने समाज में होना होगा, हम अपने परिवार से इतना खुल के बात करनी होगी कि वो एकजुट रहे मजबूती से। तब आपके पास कोई जुड़ना चाहेगा, आपके पास दोस्त बन के, आपका हमसफर बन के तब कोई आएगा जब आप उसको साथ में खड़ा होने का स्थान देंगे। अगर सारा स्थान मैं ही ले लूंगा तो वहां पे कोई दूसरी को जब जगह नहीं होगी तो कैसे आ जाएगा वहां। इसलिए आप सबसे मेरा यही अनुरोध है। मैं कोई विषय की बात नहीं करूंगा, मेरी बातें थोड़ा दूसरी तरफ चलेगी। मैं आपसे कह रहा था कि 3 दिन पहले परसों ही चेयरमैन साहब से ऑनलाइन मीटिंग में बात हो रही थी। सब रीजनल ऑफिसर, 16 रीजन है, 16 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, 16 रीजनल ऑफिसर्स ने, किसी ने डेटा बैंक की बात करी, किसी ने टीचर्स की बात करी, किसी ने किसी की बात करी, किसी ने इवैल्यूएशन की बात करी। मैंने वो बात नहीं करी। मेरा तीसरे नंबर पे बोलने के लिए, चूंकि वरिष्ठता के हिसाब से स्थान रहता है, तो तीसरे नंबर पे बोलने के लिए था। मैंने अपनी शुरुआत कोविड और फिर हमारे संस्कार, संस्कृति और उस 25,000 परिवारों का एक बहुत बड़े से ऑर्गेनाइजेशन से करी, और ये भी कहा कि अगर सीबीएसई में हम सबकी अपार एक एनुअल रिजल्ट जो रहता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, अगर हम सब आउटस्टैंडिंग उसमें रिपोर्ट कर दिए जाते हैं और सब वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अब दिखानी भी पड़ती है, नियम है,
अब उस दिखाने के डर के मारे कोई लिखता नहीं है कि भाई खराब लिखूं मैं इसकी, क्योंकि पता लगा झगड़ा हो जाए कुछ। तो जब सब आउटस्टैंडिंग है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ग्रीवेंस किस बात का लोगों को? अगर मेरे परिवार में सब बेहतरीन काम करने वाले, इस विद्यालय में सब टीचर बेहतरीन है और सब बच्चे भी बेहतरीन है और सबका सिलेक्शन भी हम बहुत बढ़िया से करते हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं है? तो उस पर सोचने के लिए मजबूर हमें होना पड़ेगा। जो अकर्मण्य है, जो काम करना नहीं चाहते, दिन भर थोड़ा बहुत चाटुकारिता से समय निकालेंगे, थोड़ा बहुत किसी को अच्छी बात कह देंगे, थोड़ा बहुत किसी को पुचकार देंगे, थोड़ा बहुत पीठ पीछे जाके उसकी निंदा करेंगे, वो ऐसे लोगों को भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उनकी उस प्रणाली को या तो हमें ठीक करना होगा या उसको फिर डिस्कार्ड करना होगा। मेरा आप सबसे यही कहना है, आप लोग जुड़िए बच्चों से। नई शिक्षा नीति अभी इतनी बेहतरीन आई है, बहुत बेहतरीन, मैंने बहुत बढ़िया से उसको पढ़ा है, समझा भी है। आप में से कितने लोगों ने नई शिक्षा नीति पढ़ी होगी? कुछ लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लें, वैसे तो सभी ने पढ़ ली। फिर उसको समझिए, उसमें लोक भाषा का जिक्र है, उसमें लोक संस्कृति का जिक्र है, लोक सभ्यता का जिक्र है, उसमें हमारे 10+2 के सिस्टम को रिकॉग्नाइज करके 5+3+3+4 में ला दिया, हमारे बाकी सब चीजों को उसमें समाहित कर दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। तो हमारा काम पढ़ाना ही नहीं है कि सुबह आ जाएं 8 बजे, घड़ी देख के और 2 बजे अपना निकल जाए। बहुत सारी जगह देखता हूं बच्चे पूरे निकले नहीं होते बाहर, और कोई स्कूटी से और अपना गाड़ी से जो बाहर पी करते हुए बच्चों से पहले निकलना चाहते हैं। क्यों भाई? अरे उनको जाने दीजिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होइए, थोड़ा समझिए आज हमने क्या किया, उसमें कुछ आत्मचिंतन करिए और फिर जाने की व्यवस्था करिए। जिस छत से, जिस जमीन से, जिस आश्रय से हमारी लगाव नहीं होगा, वो उस आश्रय से जो मर्जी आप कमा लीजिए, वो आपको बरगद नहीं दे सकता। बरगद का मतलब प्रोग्रेस नहीं दे सकता, वो आपको यश नहीं दे सकता, वो आपको जीवन चला देगा, आपको बढ़िया से बढ़िया खाना दे सकता है, चाहे आप KFC से मंगाइए, चाहे आप हल्दीराम से मंगाइए, चाहे आप बीकानेर से मंगाइए, और बाकी चीजें भी आप जहां मर्जी जाइए, परंतु उस खाने से आपको वो सोच विकसित नहीं हो सकती जो हमारे चेतन की, उस चेतना को, उस फ्यूल को हर समय जलाता रहे जो ईश्वर ने जन्म के समय से दिया है, जिससे हमारी जिंदगी की गाड़ी बढ़िया से चले। तो मेरा आप लोगों के बीच में यही कहना है, हम पढ़ाते हैं परंतु हम सिखाते नहीं। आप सब टीचर्स यहां पे हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो सिखाते भी होंगे? अपने अंदर सोचिए। मैं उसमें कोई आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हाथ खड़ा करिए, परंतु मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ सिखाइए। अगर 500 लोग इस 2 संस्थानों में काम करते हैं, 500 लोगों के साथ हमारे कितने परिवार जुड़े हुए हैं, कितने हमारे सदस्य उससे अपनी रोजी रोटी को मजबूत करते हैं। तो जहां से मेरी रोजी रोटी चल रही है उसके प्रति तो मेरा समर्पण होना ही चाहिए, उसके प्रति तो डेडिकेशन मेरा होना ही चाहिए। और दूसरे जो खास जो आज का प्रचलन है, मान सकता हूं कि इस कठिन दौर में भी हमने जिस मोबाइल को हम स्कूल में आने नहीं देते थे, उस मोबाइल के सहारे से हमें गुजरना पड़ा, टेक्नोलॉजी से हमें जुड़ना पड़ा। हमने पूरी कोशिश करी, CBSE स्कूल्स के हर टीचर ने उस दूरस्थ जगह पे भी, पिथौरागढ़ जैसी, अल्मोड़ा जैसी जगहों पे, या चंपावत जैसी जगह पे, और उत्तरकाशी में भी, और नॉर्थ ईस्ट की भी बात करूंगा मैं, सब जगह कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रखी है, हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करी हर टीचर ने, और अपनी तरफ से बहुत सारी उसको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी। परंतु फिर भी अब ये दौर कोविड का भी खत्म हो रहा है, इस पे थोड़ा बहुत हमें अपने आप को मजबूत इस बात के लिए रखना होगा कि इस स्क्रीन के सहारे हम अपने आप को इस बैसाखी के तौर पे ना ले लें कि इसके सहारे फिर हम जिंदगी, इसके बिना जिंदगी नहीं भी जी सकते। इस पे भी नजर आपको रखनी होगी, क्योंकि अब बच्चों को भी आदत हो गई और माता पिता भी थोड़े से रिलैक्स हो गए। क्योंकि अगर पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंटिंग बहुत पुअर है। आपके घर में भी जो बच्चे पढ़ते होंगे, आप चाहते हैं मैंने स्कूल की ड्यूटी तो कर ली, और घर के बच्चे के लिए आप समय नहीं देंगे,
उसको चाहते हैं कि वो भले ही मोबाइल पे खेलता रहे। मुसीबत ये हो गई कि 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, वो सब YouTube पे सब अपना डाउनलोड करना जान गया है, सब जान जाता है। और 3 साल का बच्चा खाना खाने के लिए माँ बाप को जब वो थक हार जाते हैं, खाना खाता नहीं है, तो वो एक कार्टून फिल्म लगा देते हैं और उसके सारे वो खाना खा लेते हैं। उस खाना खाने का करना क्या है? जिस खाना खाने में दिमाग उसका वहां पे उस खाने पे भोजन पे है नहीं, जो माँ ने बना के दिया है, वो कहां से उसको शरीर को ताकत दे सकता है? फिर बोलते हैं खाता तो बहुत है और तमाम चीजें खाता ही रहता है। जब उसको, अरे भाई खाने का आपने दूसरा नजरिया भी तो देखा, माँ ने ऐसी आदत बना दी, परिवार ने ऐसी आदत बना दी, पिताजी ने, कि उसको मोबाइल के हवाले कर, उसका दिमाग तो वहां है। जब मेरा दिमाग उस पढ़ाने पे नहीं है, मेरा दिमाग उस पढ़ने पे नहीं है, तो जो मर्जी आप पढ़ लीजिए, जो मर्जी आप समझ लीजिए, क्योंकि उससे फिर वो एक मार्क्स गेन कर सकता है, उससे वो परसेंटेज गेन कर सकता है, परंतु उससे वो उस पढ़ाई लिखाई के जो शब्दों के ज्ञान की बात करते हैं, वो ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता। आज बच्चे, हमारे सिस्टम में जो बच्चे हैं, वो अपने घर के 5 पीढ़ियों का तो छोड़िए, अपने दादाजी का नाम बहुत सारे नहीं बता पाते, क्योंकि हमारा कनेक्शन खत्म होता चला जा रहा है, हमारा जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। मैंने घर में पिछले साल भैया को बोला कि कम से कम 8-10 पीढ़ी का तो हमें पता रहे, कि एक फैमिली ट्री कुछ दर्शा दें और उसको अपने सब जहन में रखें। अब उसने पूछा कि मुझे तो पता नहीं। अब चूंकि फादर की डेथ जो है 2000 में हो गई थी, उनके पास काफ़ी, तो उनकी कोई किताब, मुझे काफ़ी एक डायरी मिली, तो उसमें मैंने देखा, उसको फिर मैंने संकलित किया, तो मुझे भी जो है 7-8 पीढ़ी का पता लगा कि कौन कौन थे, कैसे थे, किस तरह की मजबूरी में जीवन जीते थे, किस तरह का रहन सहन था। हम सबको इस बात के लिए इसलिए बताना चाहिए बच्चों को, इसलिए जागृत करना चाहिए, जो पढ़ाने और सिखाने में दोनों में अंतर है, इसलिए जागृत करना चाहिए। जब उसको अपने परिवार की पिछली स्थितियों से पता रहेगा, रूबरू रहेगा, उसकी जानकारियां रहेगी, तो उसको अपने उस अहंकार, ईगो और एरोगेंस वाले जीवन को, उस भौतिकवादी उस रेस के भागने की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव मिलेगा। ज्ञान अर्जित करेगा, पैसा अर्जित करेगा, सब कुछ करेगा, 7 समुद्र पार जाके भी रह लेगा, परंतु उस संस्कृति से वो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम उसको उस तरह की डिलीवरी देते नहीं, उस तरह की चीजें सिखाते नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने बच्चों को क्लास 5 से ही हॉस्टल में डाल देते हैं, 4 से 5 से 6 से संभवतः 5 6 से डाल देते हैं। अब वो बच्चा कैसे माँ बाप से जुड़ेगा? बहुत सारे माँ बाप बिजनेस में है, 11 बजे आएंगे तो बच्चा सो जाता है, सुबह जब तक बच्चा उठता है तब तक वो अपने काम पे चले जाते हैं। और ये सबको पता है कि जन्म हुआ है तो जाना भी है, और जिस दिन से जन्म हुआ तो हर दिन एक दिन उसका मर रहा है जिंदगी का। ये प्रभु ने भी कहा, ईश्वर ने भी कहा है कि हर एक दिन मर रहा है। जब कंस की बात आई तो कंस को यही कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम क्यों मृत्यु से डरते हो, तुम अभय दान प्राप्त करके नहीं आए हो, तुम्हारा तो एक एक दिन तुम मर रहे हो, तुम ये छोड़ दो। जब उसको समझाने गए तो छोड़ने की अपील करी, परंतु नहीं माने। हमारा सामंजस्य जब खराब होता है, हमारी पारिवारिक नाते जब खराब होते हैं, तो उसका आपके पास है कि कौरव और पांडवों का भाई भाई थे सब, परंतु कैसा द्वंद्व हुआ। भगवान राम जी के हाथों जो है रावण का वध हुआ, क्योंकि भाई से द्वेष ले लिया था, भाई को परेशान किया, निर्णय सामने था, जबकि रावण तो अमृत भी प्राप्त किया हुआ था। समाज की उस कनेक्टिविटी को अगर थोड़ा सा समझेंगे और अपने बच्चों में इस चीज को ला देंगे, तो मेरे ख्याल से हमें सफलता मिलेगी। आप कहेंगे कि किस तरह की बात हमारे यारों साहब कर रहे हैं, कोई विषय की बात नहीं कर रहे। मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं तो ये धन्यवाद देता हूं भगवान को कि भगवान ने मुझे इस धरती पे लाने के बाद अपने माँ बाप के माध्यम से उन शिक्षकों के द्वारा वो चेतना जागृत करने की कोशिश करी, और मुझे ऐसे बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को बैठा दिया जो कि विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम विद्यालयी शिक्षा में काम कर रहे हैं। अगर हायर एजुकेशन में होते तो शायद वो भाग्यशाली का जो शब्द हमें मिलता वो नहीं मिलेगा, वहां लेवल दूसरा हो जाता है।
इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, अपनी कनेक्टिविटी हर बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए, जुड़ाव अपना मजबूत रखिए, घर को भी देखिए, समाज को भी देखिए, परंतु इन सब के साथ साथ जो अपना मूल कर्तव्य है उसको मजबूत और करने की हमारी जिम्मेदारी है। नीतियां सब बनेगी, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, ये सब चीजें और एनईपी, सब कुछ। अभी आपके पास नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी आ रहा है 2017 का। अगर एनएएस पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो अभी 2021 में जो एनसीएफ आना है, अगर आप उस एनसीएफ की जानकारी रखना चाहेंगे जब वो आएगा, या उस पर जो अभी काम चल रहा है, तो हमें पहले 2005 के एनसीएफ की बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि वो क्या था। 1968 के बाद 1986 में फिर थोड़ा सा चेंज 1992 में आया, और फिर 34 साल बाद 1986 के बाद 34 साल बाद ये एनईपी जो आई है 2020 में, जो कि पहले आ जानी चाहिए, परंतु कभी हमने, हमारी व्यवस्था भी नहीं सोचेगी, हम भी नहीं सोचेंगे, तो सोचेगा कौन? मैं बोलूंगा अरे मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो केमिस्ट्री का एक पीरियड अपना 40 मिनट का पढ़ा दिया, दूसरे सेक्शन में जाऊंगा, वहां पढ़ाना है, और शाम को एक बोझ का टोकरा लेके घर के लिए जाऊंगा। अब घर में भी अशांति, अपने आप भी अशांत, और जो डिलीवरी करी थी क्लासरूम में वो भी कोई इफेक्टिव रही नहीं। तो हम ऐसे द्वंद में अपने आप को ना रखें। आप सबके लिए मेरा यही कहना है कि हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े इस सब सिस्टम में, पढ़ाने के साथ साथ सिखाएं भी। आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए आदमी का। मुझे कई बार घर में बोलते हैं, मेरी पत्नी भी बोलती है, मेरी बेटी तो खैर ज्यादा टोका टाकी नहीं करती, पर मेरी पत्नी जरूर बोलती है, जब इलाहाबाद में थे सेक्शन ऑफिसर, तब भी तुम्हें ये गाड़ी वाला जो है, जब गाड़ी ट्रेवल जो जा रहा है, कोई स्टाफ, बैग की ये समस्या, कॉपी की ये समस्या, तब भी तुम्हें टेलीफोन होता था। जब तुम असिस्टेंट सेक्रेटरी थे तब भी तुम्हें ही होता था। अब तुम रीजनल ऑफिसर हो, इतने रीजन में और कोई अधिकारी है ही नहीं क्या? और कोई सुनता ही नहीं है, फिर तुम किसी को विश्वास नहीं करते हो। तो मैं पत्नी को बड़े आराम से समझाया, मैंने बोला मैं विश्वास भी करता हूं और अधिकारी भी है, पर संभवतः जो व्यक्ति टूर पे गया हुआ है उसको ये विश्वास है मेरे ऊपर, उसने मेरे से ये विश्वास जीता है कि केवल सर ही मेरी समस्या का समाधान कर पाएंगे, इसलिए मुझे कॉल करते हैं। अगर आप एक हेड एग्जामिनर मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं और एक टीचर डायरेक्टली कॉल करते हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? मैं इसी काम के लिए बैठा हूं। पर मेरा जवाब अगर ये रहेगा कि नहीं, आपने और जगह बातें नहीं करी, और जगह क्यों नहीं बोला, मेरे से डायरेक्टली कॉल मत करा करो, या मुझसे बात मत किया करो डायरेक्टली, किसने नंबर दिया, 10 क्वेश्चन रहेंगे, अगली बार से वो सहम जाएंगे, वो डर जाएंगे। ऐसे ही घर में है, ऐसे ही समाज में, और ऐसे ही आपके क्लासरूम के बच्चे के साथ भी। मैं इसलिए उदाहरण देता हूं आप लोगों के बीच में, ये सब आप सब जानते हैं, परंतु कुछ कुछ अपनी सीमाओं को बांध दिया है, उस सीमाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते। थोड़ा निकलिए बाहर, उस मैदान की तरफ झांकिए। थोड़ा यही मैदान अगर आप बाहर का देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि इस कोने से उस कोने में पहुंचने तक मुझे कितना समय लगेगा, उसका एहसास पता लग जाएगा। कितने कदम रहे और कितना मुझे दौड़ने में उसमें कठिनाई रही और कितना मैं बढ़िया से दौड़ पाया, क्योंकि खुला मैदान है। होता मैदान पूरे देश भर में सबके लिए खुले हैं, हर मैदान खुला है, प्रगति का मैदान भी खुला है, शरारत का मैदान भी खुला है, परंतु वो हमें किस तरफ जाना है, वो प्रगति और उस आचरण की उस दौड़ में शामिल होना है, उस संस्कार की दौड़ में शामिल होना है, जिससे कि जब हम जिधर से जाएं तो लोग ये कहें कि यार ये फलाना व्यक्ति है, भले वो हमें नहीं जानता, परंतु उसको ये एहसास है कि फलाना व्यक्ति यार बहुत अच्छा व्यक्ति है। बस इतनी ही कमाई। मुझे अगर सुरजीत साहब की बात तो खैर चलो अलग हो गई, हो तो भाई मालिक हैं, बड़े हैं और बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पर मुझे अगर आप कभी आजमाने के लिए मेरे मोबाइल में टेलीफोन करेंगे, अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं उसी समय उठाऊंगा, चाहे नॉन है चाहे अननोन नंबर है। हालांकि मेरे मोबाइल में करीब 8000 प्लस कॉन्टेक्ट नंबर हैं, जिनमें से 5000 कॉन्टेक्ट नंबर तो महिलाओं के ही है। क्या बोलेगा कोई? नाराजगी जाहिर करेगा। कई बार कुछ लोग गलत भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। जिसके पास जो देने के लिए है वही देगा, जिसके पास
नाराजगी और ईर्ष्या देने के लिए वो ही बोलेगा। जिसके पास गलत शब्दों का चयन है, उसके दिल में वो शब्द है, तो वो उसके अलावा वो दे ही नहीं सकता। भगवान ने उसको अलावा उसको दिया ही नहीं कुछ भी, तो वो तो नाराजगी जाहिर करेगा। तो उससे मुझे विचलित नहीं होना। मेरा आप सबसे ये कहना है, जो मर्जी पेरेंट्स आपके पास नाराजगी लेकर आए, क्योंकि उसके पास नाराजगी के अलावा कुछ है नहीं, उसके अलावा दे नहीं सकता। आपका काम है कि उनको इस तरह से आप केयर करें, नर्चर करें, और इस तरह से उसको संवाद के बीच में रास्ता दिखाएं कि जब वो आपके इस कैंपस से बाहर जाए तो एक सुखद एहसास लेके जाए कि मैं जेसीसी स्कूल के केमिस्ट्री के पीजीटी से मिला हूं, या जेसीसी के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब से मिला हूं, प्रिंसिपल से मिला हूं, या फलाने पीआरटी से मिला हूं, या टीचर से मिला हूं, या उस स्टाफ से मिला हूं। नहीं यार, कुछ तो बात बदम है। बस इतने पे ही हमारा वो सपना साकार हो जाता है, जो सपना इस धरती पे आकर एक मनुष्य के तौर पर हमें मिलता है। हर एक को पता है, किसी ने कम उम्र में जाना है, किसी में पूरी उम्र लगा के जाना है, परंतु उसका निर्धारण हमारे पास नहीं। हम पूरी उम्र मानते हैं, जो 100 साल जीता है, 90 साल जीता है, परंतु ईश्वर के यहाँ वो पूरी उम्र हो सकता है कोई 1 साल का बच्चा ही चला जाए, ईश्वर के यहाँ उसकी पूरी उम्र वही है। इसलिए अपने कर्म को मजबूत रखिए, रिजल्ट के प्रति फोकस रहिए। हमने सेंटर्स फिक्स कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं अपनी बात पे आता हूं। प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स लगा दिए हैं। कोशिश करिए कि महिलाओं को दूर जगह पे ना भेजा जाए, परंतु फिर भी जिनका एग्जामिनर में ड्यूटी आती जरूर जाए। कोई कोविड नहीं, मैं तो टफ से टफ पीरियड जो बिल्कुल लॉकडाउन था उसमें भी ऑफिस आया, परमिशन ली डीजीपी साहब से, और ऑफिस आता था। अपने ड्राइवर की गाड़ी पे वो परमिशन लगाई और अपने पास रखी, और घर में उतना बैठ नहीं पाता। हाँ, टाइमिंग थोड़े से कम थे, क्योंकि ऑफिस में भी कितना काम करूंगा जब नीचे से कोई काम ही नहीं आएगा, तो मैं भी क्या, पर हाँ उस बीच में काम जरूर किया, कुछ ना कुछ काम किया। प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरी जो आज की प्लानिंग है वो कल के लिए नहीं तो परसों के लिए भी हो जाए। आपको कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता। हमारा जो संवाद है वो ऐसा होना चाहिए जिस संवाद से आपके पास जो व्यक्ति वो संवाद करके गया है, वो जिसको नाम बताए, वो अगले बार जो व्यक्ति आपके पास मिलने आता है वो आपको ढूंढे कि यार वो टीचर बहुत अच्छे है। मैंने अपने ऑफिस में हर जगह मैं बोलता हूं, और शर्मा तो पिछले बार भी बोला होगा शायद, यहां पे सबको बोला हुआ, कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, बिल्कुल रोकिए नहीं, आने दीजिए, होने दीजिए। मेरा टाइम कोई बात नहीं, मेरा टाइम है ही उसी काम के लिए। मैं 2 घंटे और बैठ जाऊंगा। सुबह 9 बजे बैठता हूँ, राइट, बिल्कुल 9 बजे मैं ऑफिस होता हूँ। 9:10, 9:15 कभी कभार होते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर का निवासी हूँ, कोई रिश्तेदार आ गया कोई, और रात को समय नहीं है जाने का, करीब करीब 8 बजे के बाद जाता हूँ। अगर मैं 9 से 5:30 की नौकरी करता हूँ, और फिर जो लंच आवर्स ब्रेक साइड है उसको उस हिसाब से एंजॉय करता हूँ। मेरे को जबरदस्ती कोई नहीं सीबीएसई का अधिकारी कह सकता कि आप यहां बैठिए, कोई नहीं कह सकता। परंतु मेरा अपना एक सोचना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा बच्चे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन मेरा परिवार है, और इस ऑर्गेनाइजेशन से सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सम्मानजनक वो जिंदगी जी रहा हूं जिसमें कि आप जैसे शिक्षक लोग भी एक इस गांव के व्यक्ति को इतना सम्मान देते। तो हमें उस विचारधारा से जुड़ना होगा, उस विचारधारा से काम करना होगा, और तब हम जेसिस और डीबीएस रुद्रपुर के साथ साथ दोनों प्राचार्य और जो हमारे सबसे बड़े मुखिया सुजय जी, इनके भी उस यश की, उस कीर्ति से जोड़ पाएंगे जो यश सब कुछ करने के बाद भी कई बार नहीं मिलता, और कुछ थोड़ा बहुत करने के बाद भी प्राप्त हो जाता है। सिंपल रहिए, जो मर्जी भाषा जानते हो, जो मर्जी आप विद्वता की बात करते हो, जो मर्जी आप विषय में प्रगाढ़ पंडित हो, परंतु जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कोशिश करिए उसको समझने की और उसकी भाषा में बात करने की, दिल जीत लेंगे। ऐसे ही मेरे पास सब टीचर्स को तो मैं चाय या अतिथि सत्कार ऑफर नहीं कर पाता, परंतु मेरे पास अगर प्रिंसिपल और बीएमसी चेयरमैन या मैनेजमेंट के मेंबर भी कोई आते हैं, मैं कोशिश करता हूं, मेरे रिसेप्शन पे भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, ये कोशिश करें कि मेरे पास भेजें।
मिल के जाए। मिलने में फायदा क्या होता है? सर आए, सर से कुछ पूछा, बुराई के तौर पे नहीं, पूछा आरएन कैसे चल रहा है, रेनबो कैसे चल रहा है, दूसरा स्कूल कैसे चल रहा है, एक तो वो खबर मिल जाती है। दूसरा एक चीज जो सबसे बड़ी जो मुझे जरूरत है कि मुझे मेरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक जानकारी मिल जाती है इस बात की कि मेरा विद्यालय इतना कंसर्न है कि जब वो देहरादून आए हैं तो वो मुझसे बिना मिले नहीं जा रहे। एक सीबीएसई से इतना उसका लगाव है, तो जब लगाव होगा तभी हमें वो रिजल्ट भी मिलेगा जिस रिजल्ट को हम चाहते हैं। अन्यथा तो महीने की पगार मुझे भी मिलती है, महीने की पगार दूसरे को भी मिलती है, परंतु कोई कनेक्ट होता है, कोई नहीं होता, कोई भौतिकवाद की उस लालसा में ही भाग रहा है। ये जोड़ लूं, ये जोड़ लूं, आज 5 एकड़ जमीन है, कल 50 एकड़ होनी चाहिए, परसों 1000 एकड़ होनी चाहिए, परंतु ले जाएगा कहां? ऑनलाइन ट्रांसफर किसी चीज का नहीं है, भगवान के यहाँ यही है सब कुछ। सिकंदर आजम जो पूरे व्यवस्था में इतना बड़ा साम्राज्य था कि सूर्य अस्त नहीं होता था, आज केवल नाम है। अच्छा काम किया है तो लोग याद करते हैं, अगर खराब काम किया किसी ने तो उसको तो याद ही नहीं करते लोग। तो कहां गई वो व्यवस्था, कहां गया वो भौतिकवाद? जब बाल पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करी, तो क्या हिंदुस्तान में केवल पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे उस समय, या बनारस क्षेत्र में वही थे? कई हजार लोग और भी होंगे। देश की आजादी में अगर गांधी जी ने योगदान किया और वो आगे लीड किया उन्होंने, तो क्या और लोग नहीं थे हिंदुस्तान में? तो क्यों गांधी जी को याद करते हैं? क्यों पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद करते हैं? क्यों हम कलाम साहब को, अभी के समय के व्यक्ति हैं, उनको क्यों याद करते हैं? और भी तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, और भी तो बहुत राष्ट्रपति रहे, परंतु क्यों राष्ट्रपति के तौर पर भी और वैज्ञानिक के तौर पर भी कलाम साहब का ही नाम लेते हैं और बड़े सरलता से लेते हैं? और बहुत सारे रईस लोग भी हैं, बहुत सारे व्यवस्था में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, क्यों हम उनका नाम नहीं लेते? क्योंकि उन्होंने वो अग्रणी भूमिका, उस सोच के साथ काम नहीं किया जिस सोच के साथ समाज को अपेक्षाएं थी। सारे प्रधानमंत्री अभी भूल गए हम, चाहे आजादी के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, चाहे हम किसी और इंदिरा जी की बात करें, क्यों अब मोदी जी सबके जुबान पे नाम है? क्योंकि एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति देश का मुखिया है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए सब कुछ चाहिए। देश के लिए लड़ना चाहता है, देश के लिए बात करना चाहता है, देश के लिए अपने उस समय को 24 घंटे में से, जो आज के 24 घंटे उसमें से 18 घंटे देश के लिए दे रहे हैं, देश सेवा के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बात कैसे नहीं जुबान पे रहेगी? ऐसे व्यक्ति को कैसे युगों तक भूला जा सकता है? जबकि 135 करोड़ जनसंख्या है, क्यों और कोई काबिल नहीं हो सकते? और भी हुए होंगे, और भी होंगे, पहले भी हुए होंगे, क्यों हम स्वामी विवेकानंद जी को ही बात करते हैं? तो मेरा आप सबसे यही कहना है, इस तरह की भूमिका बनाइए अपने उस काम की, अपने उस चरित्र की, अपने उस मंशा की, अपने उस सोच की, जिससे कि जो बच्चा आपके कैंपस से जाए वो जिंदगी भर आपको भूले नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 2 शख्सियत जीवन की ऐसी होती है, पिताजी को भूल सकते हैं, तो पिताजी ने मुझे गाड़ी नहीं दी, पिताजी ने मुझे जमीन से बेदखल कर दिया, पिताजी ने मुझे वो समय पे वो सहायता नहीं करी थी, पिताजी से झगड़ा हो सकता है, माता जी से झगड़ा नहीं हो सकता, और शिक्षक से झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो है ऐसी प्रवृत्ति विकसित कर दीजिए उस बच्चे के अंदर, ऐसी सोच विकसित कर दीजिए अपने उस लगन से, अपने उस आशीर्वाद से, जिससे कि वो आपको कभी ना भूले। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 नई सोच, नई चेतना हम सब में जागृत करें। 2020 का जो हमारा डरावना एक समय था, उसको भगवान से प्रार्थना करे हर व्यक्ति, वो फिर ना देखना पड़े। पता चला 100 साल बाद फिर कहीं रिपीट हो, और फिर वो इतिहास के तौर पे फिर हम देखें कि 2019 और 18 में ये हुआ था, उससे 100 साल पहले ये हुआ था, फिर अभी ये हुआ। इस तरह की भूमिका आपने रखी है कि हमारे उस हर शब्द से, उस ज्ञान के, उस चेतना से
जो बच्चा इस कैंपस से जाए वो आपको भी ना भूले, अपने परिवार को भी ना भूले, और वो राज्य और देश प्रेम की भी बात करे, अपने प्रगति की भी बात करे, अपनी उन्नति की भी बात करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए। कोविड अभी बार बार अब कुछ ऐसा है नहीं, और ना इससे डरिए ना डराइए। अपने को सुरक्षित रखिए। सरकारी व्यवस्था में हम लोग हैं, सरकारी व्यवस्था में चूंकि आपका इंस्टीट्यूशन सरकार से संबंधित है, हमारे कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच में ऐसी सोच व्यक्त करें, विकसित करें कि जिससे कि रिजल्ट अच्छे हों। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोच को विकसित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें बच्चों के बीच में लगना होगा। बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं कि सब फीस नहीं आ रही है, बहुत सारे स्कूल्स मुझसे कहते हैं, मैनेजमेंट भी कहते हैं फीस नहीं आ रही है, सब फीस की वजह से हमारी ये स्थितियां खराब हो गई, हमारी ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे। हम इस फीस के क्रिटिक्स पे कब तक आगे चलाएंगे? अरे उस प्रभु को धन्यवाद अदा करिए, ये फीस तो आती रहेगी, ये सिस्टम भी सब रेगुलराइज हो जाएगा, कि हमें इस खतरनाक परिस्थितियों में भी, सब कुछ तराई वाले समय में भी हमें प्रभु ने ठीक ठाक रखा। उसको धन्यवाद अदा करते हुए ये फीस की चिंता छोड़िए और आगे का रास्ता अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिक्षक लोग जब मुझे सुनते हैं, जबकि जो कि सबको सुनाते हैं, जो कि सबको सुनाते हैं और किसी को बोलने नहीं देते हमने, चाहे क्लास हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पे, अन्यथा मत लीजिएगा। और मुझे इस बात का अपने आप को ऐसा एक हृदय से बहुत खुशी का आभास होता है। भगवान ने जो मुझे यहाँ पे लाके बैठाया, CBSE में 6.5 साल की, 6.25 साल की नौकरी है अभी। संभवतः आपको मेरी उम्र में पता लग गई। मुझे इतनी खुशी होती है कि जहां पे भी कुछ बोलने को मिलता है तो शिक्षक एटलीस्ट सुनते हैं, आदर करते हैं। अभी मैं मेरठ गया था, एक सहोदया के, मेरठ हमारे पास है नहीं, परंतु मुझे बहुत बुला रहे थे, तो बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई। आप में से पता नहीं यहाँ से कोई था या नहीं था। हमारे RO नोएडा पहले से बैठे हुए, मैं 10-15 मिनट लेट हो गया। काउंट्री में वहाँ प्रोग्राम था, तो जैसे अब आपके यहाँ एक रास्ता बना दिया है, उधर कारपेट बिछा रखा है, तो मुझे उन 5-7 लोगों ने, सहोदया वालों ने बोला सब इधर से चलिए। मैंने कहा भाई उधर से तो नहीं आऊँगा यार, क्षमा करना। तो जो लोग बैठे थे ऐसे जैसे आप लोग बैठे, तो चूँकि राउंड टेबल लगे हुए थे, बहुत बड़ा हॉल था, मैं उधर घुसते हुए आया, सबको अभिवादन करते हुए आया। 2 मिनट 12 सेकंड मुझे उस डोर से और उस स्टेज तक पहुंचने में लगे। तब तक सारे प्रिंसिपल्स, जो लोग वहां उपस्थित थे, खड़े रहे और तालियां बजाते रहे। तो इससे बड़ा और बढ़िया वक्त मेरे लिए क्या हो सकता है? तो इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, अपने आप को सरल रखिए, अपने आप को सिंपल रखिए, और जितने विद्वता की अपार क्षमताएं आपके अंदर है, उसका काम ऐसा करिए कि जो फलदार वृक्ष होता है हमेशा झुका रहता है, वो सबको उन मीठे मीठे फलों का रसा स्वादन के साथ साथ अपनी उस शालीनता को भी दर्शाता है कि मैं आपके बहुत नज़दीक में हूँ, आपकी उस पहुँच में हूँ। तो उस तरह से काम करिए, आप उस वृक्ष की तरह बच्चों के साथ रहिए कि उसको ऐसा ना लगे कि मेरे से दूर है, वो ऐसा लगे कि ये मेरे जीवन के फल देने वाले जो प्रभु समान व्यक्ति हैं, टीचर, शिक्षक हैं, वो मेरे बहुत नज़दीक में है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप सब सुखद जीवन व्यतीत करें, अच्छा काम करें और बेहतरीन काम करते हुए इस सारे सिस्टम को जागृत रखें, नई शिक्षा नीति के अनुरूप और चेतना समाज में लाएं, बेहतरीन काम करें, अच्छे से अच्छा नाम कमाएं, और आपके इस व्यवस्था से जो व्यक्ति जाए वो कभी आपको भूले नहीं, कभी आपको भूले नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बेहद खूबसूरत संदेश, और हम सभी का ये प्रयास रहेगा कि आपके द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। Thank you so much, and the most important thing that we have learned today from you, to be humble and down to earth. Thank you so much, sir. There is no harm in looking at the stars,
but Sir has told us very clearly that we should remain grounded. So once again, sir, thank you very much. And I must mention here that under Sir's supervision, this region has produced the best results in these years. Since Sir has joined this regional office, all CPSC schools are doing brilliantly well. So we must congratulate Sir for this. And now I request our General Secretary, Sir, to please come on the stage and give vote of thanks and bless all of us. Please. Good morning to all of you. Good morning, sir. मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं आरो साहब को सुन रहा था तो एक फीलिंग मेरे मन में जरूर आ रही थी कि जरूरी नहीं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो पीले वस्त्रों में ही नजर आएं। वो बहुत जो बड़े बड़े उपदेश देते हैं और बड़ी जो है अपना दुकानदारियां सजा के और कई चैनलों में व्याख्यान कर रहे होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो दिल से नहीं होते। और ये संत हैं जो कि हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि हम बहुत दूर दूर जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, आज तीर्थ स्थान जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज तो तीर्थ खुद चल के हमारे यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास भावनाएं नहीं है, मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं जिन्हें व्यक्त कर सकूं। जितने साधारण शब्दों में आरो साहब ने हमें प्रतिबिंब दिखाया अपने जीवन के प्रति, जो हमारा आचार व्यवहार होना चाहिए। आज अगर मैं एक बात कहूं कि दुनिया में सबसे अधिक अगर शॉर्टेज है, कमी है किसी चीज की, कि हमें आदर्श व्यक्ति नहीं मिलते। हम फॉलो किसे करें? हम किसे देख के उदाहरण कहें कि हम ऐसा बनना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी कमी है। और इसके बीच में जब आरो साहब ने आज हमारा दिन सफल कर दिया, मैं ये कहूँगा कि आज हमें पूरी ऊर्जा से भर दिया हमारे सारे टीचर्स को, और हमें और इवन मुझे और मेरे प्रिंसिपल और टीचर्स को एक आभास हुआ कि एक्चुअल हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। हम अपने आप को थोड़ी सी चीज़ों में भी अहंकार में भर जाते हैं, ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, और एक्चुअल तो इस पोजीशन में भी बैठ रह के किस टाइप में जीवन का आनंद लेना चाहिए, ये हमें आरो साहब से हमेशा मिलता है। जब भी आप आते हैं, जब भी आपके बारे में चर्चा होती है, तो अंदर से वैसे ही ऊर्जा से हम भर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, मैं जो आपको देख के एक बात सोच रहा था, एक बात मैं हमेशा कहता भी हूं कि सबसे अधिक ईगो जो होती है वो स्कूल लाइन में होती है। भले टीचर्स हो, भले प्रिंसिपल हो, भले मैनेजमेंट हो, सबसे अधिक ईगो जो है, एक अकड़ खामखा की, वो हम लोगों के अंदर होती है। और बॉस बहुत मिल जाएंगे, लीडर नहीं मिलेंगे आपको। लीडर वो होता है जो खुद आगे लगता है, बॉस होता है वो खाली आदेश देता है। सर ने जो बताया कि सुबह 9 बजे मैं बैठता हूं और शाम 8 बजे तक, और आपको भी बताया कि आप दीजिए कुछ, और जो एक जुड़ाव, मैं एक बात और जो आपसे सीखता हूं और सीखी है कि हमें अपने विषय के साथ साथ अपने धर्मों का, अपने पुराणों का, अपने ग्रंथों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जीवन का सार हम तभी बच्चों को सिखा सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से। वो सूत्र उनके हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें बेनिफिशियल हो, लेकिन वो जीवन जीना नहीं सीख पाएंगे जब तक आपका व्यक्तित्व जो है उनको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल जीवन कैसे जीना है। तो मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं एक जस्ट सूरज को दिया दिखाने वाली बात है व्यक्तित्व के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तित्व के हिसाब से बात कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग आए, लेकिन जो मतलब मैं दिल से अगर मैं इम्प्रेस हूँ तो मैं आरो साहब का बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि आप हमारे बीच आए, हमारी आपने रिक्वेस्ट स्वीकार की। कल रात को ही करीब मैं समझता हूँ 8 बजे की बात थी कि हमने रिक्वेस्ट की
कि आपने आना जरूर है। और मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा सभी टीचर्स की, क्योंकि आरओ सर 9 बजे 9 सवा 9 बजे आप लोगों का ज्वाइनिंग टाइम होता है, सुबह मॉर्निंग का रिपोर्टिंग टाइम होता है। और कल हमने जब इनसे रिक्वेस्ट की कि एक मैसेज दिया कि आरओ सर आ रहे हैं, तो आज 8:15 बजे सारा स्टाफ यहाँ पे था। तो इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा, आपकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा। और आप लोग लकी हैं, आप लोगों ने अपने लिए यहाँ पे जो है आज आपको इतना बड़ा जो है कि मतलब यहाँ बैठे बिठाए गंगा में डुबकी लगा दी आपने, तो आप ये समझ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि सौदया के हेड भी हैं जीसस पब्लिक स्कूल, जल्दी ही आपके मार्गदर्शन में हम कोई प्रोग्राम करेंगे अप्रैल के महीने में। मैं और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आगे भी जब भी हमें जरूरत होगी आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर सबके सेफ है, जिसका भी फोन उठता है नाम से बुलाते हैं, हाँ सुरजीत जी, हाँ पंजी बोलिए। तो ये इतना अपनापन लगता है, लगता ही नहीं है। और एक जो पिछले 10, 20, 30 सालों में जो एक सरकारी अधिकारियों के नाम पे एक जो गैप आ गया, एक बड़ा अजीब सा रोष आ गया कि आदमी जो है बात करने में सोर्स ढूंढता रहता है, और इतने इजली अवेलेबल है। तो हम इनके बहुत बहुत एहसानमंद है इस बात को। और यही वजह है, ये इनका जो बातें हैं ना, इनका रिजल्ट बोल रहा है कि 2016 से हम निरंतर जो है देहरादून क्षेत्र जो है प्रगति कर रहा है। और हम आपसे वायदा भी करते हैं इन सब टीचर्स के बिहार पे कि हम आगे जो है प्रयास करेंगे कि इस देहरादून क्षेत्र का जो है एक नए रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम अपनी तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों के साथ और बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। I now request our special guest Ranveer sir to please come up on the stage. We would like to offer you a small token of love. I request our General Secretary sir, both the principals, Vice Principal, to please come up on the stage and give this token of appreciation to Ranveer sir. Thank you, sir. हाँ नहीं, आप एक एनजीओ चला रहे हैं शिक्षा से संबंधित। एनजीओ ही नहीं, मैं चूंकि फादर 2000 में एक्सपायर हो गए, तो अपने को लगा कि कुछ हमें अच्छा काम करना चाहिए। धीरे धीरे एक सोच बनी कि कुछ उनकी मेमोरी में कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में करीब 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन, मेरी जो अपनी खुदसरी ज़मीन है, उसको डीएबी को दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियरेंस नहीं किया, क्योंकि सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग ऐसे हैं कि वो तमाम ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं। वो क्लियरेंस सोसाइटी को डोनेट करने से पहले सरकार की क्लियरेंस चाहिए, तो संभवतः हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो हमारे उत्तराखंड के इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, बहुत सारे आवासीय विद्यालय हैं, तो एक समिति का गठन किया। उस समिति में कुछ बाहर के लोग रखे और मैंने अपनी पत्नी को चेयरपर्सन बनाया। उसका मैं डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता, और ब्रदर को उसमें सचिव बनाया। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ विद्यालयों में, कहीं लाइब्रेरी की स्थापना, कहीं फर्नीचर दे देना, कहीं किसी को कुछ म्यूजिक सेट पोडियम वगैरह ये सब सेट दे देना, कुछ ड्रेसेस दे देना। कुछ गांव में गरीब महिलाएं हैं तो उनको सिलाई मशीन या जो जिसमें काम करना चाहती है उस तरह से काम करने के लिए मदद कर रहा हूँ। उसी मदद में थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो और कुछ हो जाए और अच्छे काम हो और उसके रिजल्ट सकारात्मक आए। नहीं तो हमारी तो फिर शैतान की कुबड़ी भी है, कई बार आदमी जो है कुछ और नकारात्मक काम भी करने लग जाता है। पहाड़ों के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एनजीओ से जो
नशा मुक्ति वाले कुछ लिटरेचर है। डॉक्टर पवन गुप्ता जी हैं, एशिया फेम कैंसर के डॉक्टर हैं, वो एमएक्स में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी नशे के ऊपर रिसर्च करी और कैंसर के ऊपर भी, तो वो भी मैं लीफलेट्स बांधता रहता हूँ, देता रहता हूँ। तो इन सब के साथ चूँकि ऐसा कुछ अलग से है नहीं कि उसमें मैं कोई बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले, पर एक शुरुआत है, उस शुरुआत के साथ जुड़ा हूँ। फिर से आप सबको कोटि से धन्यवाद। सर ने तो इतना कुछ बोल दिया, खैर ऐसा कुछ नहीं है। उस परमात्मा की चेतना है कि थोड़ा बहुत हम कहीं से कुछ एक अंश भर भी सहयोग कहीं से इस मातृभूमि में जन्म के साथ दे दें, तो वही बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई ऐसा अलंकरण और कुछ ऐसा चाहिए भी नहीं। और ये बस जरूर है, क्योंकि वो भावनाओं से आपने बोला, मुझे बड़े आप मेरे हैं, आशीर्वाद बनाए रखिए। मैंने तो टाई भी शादी के दिन पहनी थी, 2 घंटे की टाई भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर की जहाँ बात करें सर, एज यू नो दैट वी हैव अ ग्रुप, आपने जो ग्रुप क्रिएट किया है प्रिंसिपल्स का एंड ऑल, द काइंड ऑफ मैसेजेस सर कीप्स ऑन फ्लोटिंग एंड शेयरिंग, सो that kept me reminding that whenever I meet him in physical form, I must share what is there in my mind. So as you see, Mr. Ranveer Singh, RO, Dehradun RO, revolutionary officer rather than regional officer. I was thinking, because he has really made a revolution in the system. So I think sir, you deserve that. Thank you so much for guiding us and mentoring all of us. It's a pleasure meeting you today. Thank you so much. Have a great day.